जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे सदर साहब की दावत पे, तो वहां मियां रज़ा रब्बानी साहब ने और इसाक डार साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे उनको दोनों लीडर्स को ब्रीफ किया था कि जी इशू ये है कि छोटे सूबे हमारे साथ है 17वीं तरमीम पे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने 17वीं तरमीम जो आपका इशू है हमारा भी है, अगर हमने आपके साथ इसमें सपोर्ट कर लिया तो फिर हाँ कल आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारा इशू तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का भी है, तो अब जो मामला रिजॉल्व हो गया, अब मामला उस मामले में अब चंद हफ्तों के अंदर रज़ा रब्बानी साहब की कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट ला रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल काम इतना आसान नहीं, माजी में हमने कुछ आईनी तरमीम चंद घंटों में की थी, रिजल्ट क्या निकला था? आप इस वक्त चारों सूबों को साथ लेके फैसले करेंगे ना। हम ये बात भी की जाती है कि जी गवर्नमेंट और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाए तो हमारे पास अददी बर्तरी आ जाएगी। जनाब बात यह है अददी बर्तरी ही काफी नहीं है, आपने चारों सूबाई यूनिट्स को साथ लेकर तरमीम करनी है, ये असूली मौक़िफ़ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे सेंटर साहब से पूछने दीजिए, आप डॉक्टर आफिया के केस को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सही तरीके से उसको फॉलो करें, लेकिन ये जो 5 अमरीकी पकड़े गए हैं, क्या आप बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर हो सकते हैं कि डॉक्टर आफिया को हमें दे दीजिए, हम इनको डिपोर्ट करने को तैयार है? इस तरह की कोई बात पे आप आ सकते हैं? आपकी कमेटी काम कर सकती है? जी मैं समझता ये हूँ कि बार्गेनिंग तो मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या स्टेटस होगा या क्या मामला है। मैं एक बात जानता हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन से ये 5 अमेरिकन पकड़े गए हैं, और अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की है पाकिस्तान के अंदर तो उनके साथ पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए, और इस तरीके से अगर डिपोर्ट किया गया या अमेरिका के हवाले किया गया तो मैं समझता हूँ ये हमारी हुकूमत की कमजोरी होगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक रह गया डॉक्टर आफिया सदीकी, डॉक्टर आफिया सदीकी को अमेरिका जो है गैर कानूनी तौर पे यहाँ से उठा के लेके गया है। 2003 में जहाँ से वो कराची से अगवा हुई है, जिसका पर्चा जो है आज से 4-5 दिन पहले जो है कराची के थाने में दर्ज हुआ है। और एक मैं आज आपके फोरम से एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर जरूर सुनाऊंगा कि पहली मरतबा मेरे ख्याल से जो मेरे पास इत्तला आई है वो ये कि डॉक्टर आफिया सदीकी का टेलीफोन जो है वो घर पे उनके रिसीव हुआ है, जिसमें उनकी घर वालों से जो है काफ़ी देर टेलीफोन पे बात हुई है, और ये इनका पहला जो है इनका राब्ता जो है वो हुआ है। और ये एक अच्छा ये बताइएगा सेंटर साहब कि आपने 2008 में एक मरासला लिखा था मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों को, तस्दीक कर दीजिए वजारत दाखिला ने कि जो ब्लैक वाटर्स की या इस तरह की जो तंजीमें उनकी सरगर्मियों के हवाले से और उनकी इत्तला देने के हवाले से उसकी क्या अपडेट है? क्या ये तो फिर तस्दीक करती है ना ये बात कि इस तरह की कोई तंजीम पाकिस्तान के अंदर है और अमरीकी दंदनाते फिर रहे हैं इस सिक्योरिटी एजेंसी के नाम के ऊपर? देखिए ये जो देखिए मैं अगर आज मेरा नाम तलहा है, मैं आज तलहा की जगह खालिद नाम रख लेता हूं तो मेरी हैसियत या मेरी फिजिकल पोजीशन जो है वो तो नहीं तब्दील होगी ना। मैं तलहा नहीं रहा, मैं खालिद हो गया, ये कोई बात नहीं है। वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसके किरदार एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक आदमी था जो अमेरिकन था, क्रेग डेविस, ये यूनिवर्सिटी रोड पिशावर में इसकी राइश थी और ये भी एक इसी किस्म की सरगर्मियों में मुलविस था। इसको इसकी नापसंदीदा हरकत की वजह से इसको डिपोर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। सही। पूरे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद वो फिर उसकी सारी सरगर्मियां किधर गई मुझे नहीं पता, वो वापस पसंदीदा बन के पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। और ये कब की बात है, कब दाखिल हुआ है वो दोबारा? ये अभी पिछले दिनों, और इस पे मैंने नोटिस लिया है और बाकायदा मैंने इसकी इनसे रिपोर्ट भी तलब की है। और मैंने कहा है कि जब एक शख्स जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये नापसंदीदा हरकत में या ऐसी हरकत में मुलव्वस था जो हमारे मुल्क के खिलाफ था, आपने इसको डिपोर्ट किया, इसे मुल्क से बाहर निकाला, फिर ये पसंदीदा बन के दोबारा कैसे वापस आ गए? जवाब क्या है आपको इसका? अभी तक इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। ये अभी रिसेंटली बात है, अभी ये मेरे पास इसका जरूर आ जाएगा। मेरा ख्याल है जो मुझे उनसे हट के जो मेरे पास रिपोर्ट है वो ये है कि वो दोबारा वापस चला गया। अब ये कायद साहब आप ही जवाब देंगे कि ये इस तरह के लोग आते हैं। और फिर हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से भी कुछ लेटर्स आए, जो लोग नहीं आ सकते थे उनको वीजा मिलने के हवाले से। ये क्या हो रहा है? मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि असल हकीकत क्या है। हसमा बात यह है कि बहुत सारे जर्नलिस्टों के बारे में ये बात हुई
कुछ जर्नलिस्टों को नापसंदीदा डिक्लेयर किया गया, आपकी एजेंसीज उनको उनके बारे में डिक्लेयर कर देती हैं और उनसे आप वजाहतें लेते हैं, आप उनसे वजाहत तलब करते हैं, उनके ओरिजिन से जो लोग होते हैं, जिस तरह हमारे लोग बाहर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बारे में भी वहां की एजेंसीज जो है अगर रिपोर्ट करती है तो उनको सिंपली डिपोर्ट करने का इशू नहीं होता। अगर वो उनके इश्यूज क्लियर हो जाते हैं तो वो उनको क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये जो यूनिवर्सिटी रोड लेकिन मुझे इसका नहीं पता, ना तारा साहब ने उसका नाम बताया, ना वो क्या काम करता था, उस पर चार्जेस क्या थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए एजम्पटिव बात है ना। अभी वो कह रहे हैं कि शायद वो वापस भी चला गया है, तो वो 2 हफ्ते के बाद आया था, वो अपने काम मुकम्मल करने आया था, पता नहीं वो आया भी था कि नहीं, ये एजम्पटिव बात है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मांगी है डिटेल, वो पता चल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज भी चलती है, हकायक में भी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। जहां तक तलक ये बात है कि नाम बदल देने से किरदार नहीं बदलते, गुजारिश ये है तला साहब और आप सब दोस्तों के लिए कि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर कोई इंटेलिजेंस के या भेस बदल के या किसी और गांव में या टूरिस्ट के गांव में यहां पे आता है, आसमा पाकिस्तान के बहुत सारे लोग रिस्क तलाश करने दुनिया से बाहर इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे गए हैं, क्या उन सबको पकड़ कर उन्होंने इंटेलिजेंस में बंद कर देना है? सही। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का ताल्लुक है या पाकिस्तान के अंदर कोई लोग गलत आ जाते हैं, मैंने यही कहा सूबाई हुकूमतों को अगर कोई रास्ता लिखा गया होगा, मुझे नहीं पता, अगर लिखा गया होगा तो यही बात कही होगी ना कि अगर कोई इलीगल लोग हैं तो आप भी उनका पता करें। आखिर लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों का काम है, मरकजी हुकूमत का काम तो सिर्फ FIA वाहिद एजेंसी है ना, या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बाकी तो हमने सपोर्ट सूबाई हुकूमतों से लेनी होती है। और जब भी कोई अलर्ट सिचुएशन होती है या हुकूमत के पास कोई इल्म में आती है बात, तो वो सूबाई हुकूमतों को लिखते हैं, तो सूबाई हुकूमतें भी उस पर अपना एक्शन करती है और कर रही है। सही। खाई साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त वर्स्ट है, मुख्तलिफ एजेंसियां, इंटरनेशनल एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरात लाहक है, होना क्या चाहिए? कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, हुकूमत या सूबाई हुकूमतें? 3 छोटे सवाल छोटे से करने हैं, मैं फिर आपके सवाल पे आ जाऊंगा। 3 बातें जरूर कायरा साहब मेरे भाई और दोस्त बताएं। एक तो ये पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है कि जो पार्लियामेंट की जॉइंट रेजोल्यूशन थी ड्रोन हमलों पे, जिसके चीथड़े उड़ा दिए गए थे अमरीकियों की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर अमल दरामद के लिए और हमारी फोर्सेज ने अब तक क्या किया है, और क्या पार्लियामेंट की वो करारदाद जो है वो महज तमाशा तुरफा तमाशा बनी रहेगी, या ड्रोन हमले पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी पे बार बार उसे छेद देते हैं वो बंद भी होंगे? क्योंकि दुनिया जहान कह रही है कि बलूचिस्तान से होते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत की रजाबंदी के बगैर नहीं होते, अमरीकी भी ये बात कहते हैं। साथ ही ये भी पूछना है कि जो 30,000 ट्रुप्स आए हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्यों अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, क्योंकि इन ट्रुप्स के आने से डेफिनेटली वॉर थिएटर पाकिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है। और तीसरा ये है कि सरहद जो है ये NWFP की और अफगानिस्तान की, इस पे नेटो फोर्सेस को क्यों नहीं इस बात पे दबाव में लाने की कोशिश की जाती कि वो बाढ़ लगाएं ताकि हमारी भी जान छूट जाए। और जो बात आपने की आसमा बीबी, ये तो बड़ा इसका सादा सा सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पता नहीं हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं। मैं फिर वही बात कहूंगा तकरार के साथ कि हम मुत्तहिद नहीं है, हम एक दूसरे से डरते हैं, एक दूसरे से खाइफ हैं, एक दूसरे के दाव से डरते हैं, हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, हमें इस बात का डर है कि अमरीकी ना मरवा दें, हमें इस बात का डर है कि अमरीकी इक़्तिदार से निकलवा ना दें, हमें इस बात का डर है कि अमरीकियों की अगर निगाह करम ना रही तो हम अपने ओहदे पर, वो कोई भी ओहदा हो, सरकारी हो या पॉलिटिकल हो, उस पर फाइज नहीं रहेंगे। जब तक हम एक दूसरे पे, पहले तो हम अल्लाह पे हमारा ईमान है तो वो ईमान कामिल होना चाहिए कि सुपर पावर खुदा है, ये अमरीकी जो मनहूस है ये सुपर पावर नहीं है। और उसके बाद इस बात पे हमें डट जाना चाहिए कि हम मुत्तहिद हों और अपने जो इख्तलाफात हैं हमारे, वो आईनी है या कानूनी है या सियासी है, वो तो रहेंगे, लेकिन वो इतने बड़े इश्यूज नहीं है जितना बड़ा इशू आज ये है कि पाकिस्तानी कौम की सारी क़यादत, वो सियासी क़यादत हो या फौजी, वो इकट्ठी हो, एक ताकि जब हमें कहा जाए डू मोर तो हम कहें नो मोर, लेकिन नो मोर को अकेला आदमी नहीं कह सकेगा। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, आखिरी बात ये है बड़ा कौन बनेगा, वजीर आजम साहब आगे लगेंगे, सदर मुमलकत, इसके आगे सवालिया निशान है, कौन सबको इकट्ठा करेगा, इसका जवाब चाहिए पूरी कौम को। खाई साहब, इसका मतलब है कि हमें ये अब बिल्कुल ये सोच लेना चाहिए कि अगर हिलरी क्लिंटन भी फोन करेगी तो कोई सियासी शख्सियत उसका फोन नहीं उठाएगा। कैन वी अफोर्ड दिस? हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। हिलरी क्लिंटन हो या बिल क्लिंटन हो या उससे कोई बड़ा आदमी हो, इस मुल्क में यह रवायत और तारीख मौजूद है कि उनके फोन आते रहे हैं, सुने जाते रहे हैं और उनको नो कहा गया है। एक बार नहीं कहा गया, 98 में भी कहा गया था, जिस दिन लॉन्ग मार्च था, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद था, बरतानवी वजीर खारजा का फोन भी आया था और हिलरी क्लिंटन साहबा का भी, कि आपकी जिंदगी खतरे में है, बाहर ना निकले। लेकिन अगर जिंदगी को बचाना मकसूद है तो फिर हमें सियासी क़यादतें छोड़ के चिल्ला कशी कर लेनी चाहिए, ये काम फिर कोई और आके कर लेगा। खाई साहब, आप बताइएगा, क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से है उसमें बहुत
वाज़ेह लफ्जों में जब पॉलिसी ऐलान किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान के बारे में कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया था। और जो अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था वो ये छपा था कि पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन की इजाजत सदर ओबामा ने दे दी है।